नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि देश की सबसे मूल्यवान कंपनी को लेकर है। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की कैंपा कोला को लेकर जो रणनीति है वो भी सफल पड़ती हुई दिखी है। दरअसल 2016 में जियो के सफल लॉन्च के बाद आरसीपीएल यानी कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, और वो भी कैंपा कोला के रूप में। दरअसल हुआ यह है कि 18 महीने ही हुए हैं कैंपा कोला को लॉन्च किए हुए, और इस कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ रुपए के पार पहुंचता हुआ दिखा है। कई राज्यों में तो कैंपा कोला का बेवरेज मार्केट शेयर 10% से ज्यादा पहुंचता हुआ दिखा है। असल में इस कंपनी ने आक्रामक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसके जरिए इस सेक्टर की बड़ी कंपनियों को ये चुनौती देती हुई नजर आ रही है। 7 अप्रैल को आरएल के शेयर ने 1114 रुपए 85 पैसे का 52 वीक लोच हुआ, पर कारोबार का अंत अच्छी खासी रिकवरी के साथ करीब 3.25% नीचे 1171 रुपए 25 पैसे के डे हाई पर जाकर देखने को मिला। अगली खबर टाटा मोटर्स को लेकर है। टाटा मोटर्स ने यूएस को अपना जो कार एक्सपोर्ट है वो रोकने का फैसला लिया है। दरअसल जेएलआर यानी कि जैगुआर लैंड रोवर ने अप्रैल में यूएस को अपने जो शिपमेंट्स हैं वो रोकने के ऊपर घोषणा की है। ट्रंप के टैरिफ लगाने के चलते कंपनी ने यह फैसला लिया है, जिसका इंपैक्ट हमने शेयर में बड़ी गिरावट के रूप में दिखा। 7 अप्रैल को टाटा मोटर्स के शेयर में 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। शेयर ने 535 रुपए 75 पैसे का 52 वीक लो भी टच किया, पर कारोबार की क्लोजिंग अच्छी खासी रिकवरी के साथ करीब 5.5% नीचे 581 रुपए 10 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। 11 अप्रैल को भी इस शेयर को लेकर खबर थी, और खबर यह थी कि जेएलआर इंडिया ने FY25 यानी कि वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। FY25 में इस कंपनी की बिक्री 40% बढ़कर 6183 यूनिट पर रही। डिफेंडर और उसके साथ साथ रेंज रोवर ये ऐसी गाड़ियां हैं जिन्होंने बिक्री में बढ़त को ज्यादा लीड किया। 11 अप्रैल को टाटा मोटर्स के शेयर में 612 रुपए 80 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 2.25% ऊपर 596 रुपए के स्तर पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते डिलीवरी ने एक अधिग्रहण की घोषणा की, जिसके चलते शेयर में हमने अच्छा खासा एक्शन बनता हुआ देखा। 1407 करोड़ रुपए की रकम में इस कंपनी ने ईकॉम एक्सप्रेस नाम की कंपनी का अधिग्रहण किया है, ऐसी घोषणा की गई। वो भी तब जब ईकॉम एक्सप्रेस का एक तो छटनी का दौर चल रहा था, दूसरा आईपीओ योजना भी चल रही थी, उसको रोक दिया गया था। उस बीच में इस कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की गई है। इसको बाजार ने पसंद किया, और 7 अप्रैल को कमजोर बाजार में भी डिलीवरी का शेयर 4% से ज्यादा की तेजी लेकर 269 रुपए 35 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होने में कामयाब रहा। सीमेंस इंडिया के शेयर में इस हफ्ते एक बड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिला। 7 अप्रैल को इस शेयर में 50% तक की गिरावट देखने को मिली। दरअसल हुआ यूं कि इस कंपनी का जो एनर्जी बिजनेस है उसके डीमर्जर के चलते ये एडजस्टमेंट देखने को मिला। एनर्जी बिजनेस के डीमर्जर की एक्स डेट थी 7 अप्रैल, जिस दिन ये शेयर में हमने एडजस्टमेंट आता हुआ दिखा। आपको बता दें, जो डीमर्जर का प्रोसेस है उसके तहत शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले में एनर्जी बिजनेस जो कि डीमर्ज हो चुका है उसका एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। 7 अप्रैल को सीमेंस इंडिया के शेयर ने 2450 रुपए का 52 वीक लोच हुआ, पर कारोबार का अंत 42.5% नीचे 2832 रुपए के स्तर पर जाकर हुआ। इस हफ्ते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के शेयर भी फोकस में रहे, क्योंकि सरकार ने इस हफ्ते पेट्रोल और डीजल दोनों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की है। 8 अप्रैल से सरकार ने पेट्रोल डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी SAED को 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़कर 13 रुपए पर लीटर और डीजल पर बढ़कर 10 रुपए प्रति लीटर पहुंचती हुई दिखी, लेकिन ग्राहकों पर ये जो बढ़ी हुई एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है उसका असर नहीं आता हुआ दिखेगा। OMCs ही इसका वहन करती हुई नजर आएंगी। साथ ही खबर यह भी थी कि LPG सिलेंडर की जो कीमतें हैं उसमें 50 रुपए का इजाफा किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वित्त वर्ष 2025 में OMCs की 41,338 करोड़ रुपए की LPG की अंडर रिकवरी थी। उस अंडर रिकवरी को पूरा करने के लिए सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 7 अप्रैल को जब ये खबर आई तो आईओसी, बीपीसीएल के शेयर 1.5 से 2% तक गिरकर बंद हुए। वहीं कारोबार के आखिरी आधे घंटे में एचपीसीएल के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग करीब 3% की कमजोरी के साथ 348 रुपए के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अगली खबर सरकारी कंपनी मझगांव डॉक को लेकर है और इस कंपनी के ओएफएस में
रिटेल निवेशकों ने जरा भी रुचि नहीं दिखाई है। 7 अप्रैल को रिटेल निवेशकों के लिए इस कंपनी के ओएफएस का हिस्सा खुला था, जिसको बेहद ठंडा रिस्पांस मिला क्योंकि रिटेल निवेशकों की ओर से केवल 1127 शेयरों की ही बोली मिली, जबकि इस कंपनी ने 19.5 लाख शेयर ऑफर पर डाले थे। 4 अप्रैल को संस्थागत निवेशकों के लिए हिस्सा खुला था, यानी कि पिछले शुक्रवार को। उसको रिस्पांस काफी अच्छा मिला था, 1.5 गुना के आसपास वो बढ़ा था, करीब 3700 करोड़ रुपए के आसपास की बोलियां आई थी। सरकार ने इस अच्छे रिस्पांस के बाद 1.18% अतिरिक्त हिस्सा बिक्री का भी विकल्प चुना था। सरकार की 4.83% हिस्सा बेचने की योजना थी, जिसमें 2.83% शुरुआती बिक्री थी और 2% अतिरिक्त सरकार बेचना चाहती थी, जिसमें से 1.18% की जो अतिरिक्त बिक्री है वो सरकार की ओर से की गई है। लेकिन 7 अप्रैल को रिटेल निवेशकों की ओर से ठंडा रिस्पांस की खबर आने के बाद मजगांव डॉक के शेयर ने 2200 रुपए तक का गोता लगाया और कारोबार की क्लोजिंग करीब 8.5% नीचे 2329 रुपए के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अगली खबर एफएमसीजी कंपनी आईटीसी को लेकर है, जिसने रेडी टू कुक फूड मार्केट में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। दरअसल इस कंपनी ने एम्पल फूड्स के 2,62,000 शेयर 131 करोड़ रुपए की रकम में खरीदे हैं और इस कंपनी के पास एम्पल फूड्स की 43.75% हिस्सेदारी आ गई है। इस तरह इस अधिग्रहण के जरिए या फिर हिस्सा खरीद के जरिए इस कंपनी की फ्रोजन और उसके साथ साथ रेडी टू कुक फूड मार्केट में स्थिति और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। 7 अप्रैल को आईटीसी का शेयर 390 रुपए 15 पैसे के 52 वीक लो पर खुला था, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 0.25% नीचे 406 रुपए 75 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी एल&टी को लेकर है, जिसने इस हफ्ते एक नई सब्सिडरी कंपनी का गठन किया है। नई सब्सिडरी कंपनी का जो गठन किया गया है उसका नाम है एल&टी ग्रीन एनर्जी कांडला और ये सब्सिडरी कंपनी बनाई गई है एल&टी एनर्जी ग्रीन टेक के जरिए। बढ़ते ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया मार्केट का फायदा उठाने के लिए कंपनी की ओर से इस सब्सिडरी कंपनी का गठन किया गया है। जब यह खबर आई तो 7 अप्रैल को एल&टी के शेयर ने 2,965 रुपए 30 पैसे का 52 वीक लो छुआ और कारोबार का अंत करीब 5.5% नीचे 3,087 रुपए के स्तर पर हुआ। अगली खबर प्रेस्टीज एस्टेट्स को लेकर है और इनफैक्ट प्रेस्टीज ग्रुप की ओर से एक और कंपनी आईपीओ मार्केट में प्राइमरी मार्केट में दस्तक दे सकती है। इस कंपनी की यानी कि प्रेस्टीज एस्टेट्स की सब्सिडरी कंपनी है प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी, जिसका आईपीओ आ सकता है और इस आईपीओ की अर्जी ये कंपनी बहुत जल्द दाखिल कर सकती है। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में ही सेबी के पास इस आईपीओ के लिए अर्जी दाखिल की जा सकती है और इस आईपीओ के जरिए हॉस्पिटैलिटी कंपनी की 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 8 अप्रैल को जब ये खबर आई तो प्रेस्टीज एस्टेट्स के शेयर ने 1,065 रुपए का लोच हुआ, लेकिन कारोबार का अंत करीब 2.5% ऊपर 1,086 रुपए 55 पैसे के स्तर पर हुआ। अगली खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर है। जियो फाइनेंशियल की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसने एक नई शुरुआत करी है। दरअसल जियो फाइनेंशियल की एनबीएफसी सब्सिडरी है जियो फाइनेंस लिमिटेड, जिसे हम जेएफएल के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी ने फुल्ली डिजिटल लोन देना शुरू कर दिए हैं। जेएफएल ने डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज यानी एलएएस की शुरुआत की है। शेयरों और म्यूचुअल फंड्स के बदले में 10 मिनट में इस कंपनी के जो ग्राहक हैं वो लोन पा सकेंगे। जब ये खबर आई तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला। 8 अप्रैल को जियो फाइनेंशियल के शेयर में 5.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ 225 रुपए 49 पैसे के स्तर पर डे हाई पर जाकर क्लोजिंग देखने को मिली और यह शेयर निफ्टी का टॉप गेनर था। अगली खबर वोडाफोन आइडिया यानी कि देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी को लेकर है और इस कंपनी में सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर बनती हुई दिखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपनी ने सरकार को 3,695 करोड़ नए शेयर जारी कर दिए हैं। सरकार की हिस्सेदारी इस हिस्सा मिलने के बाद 22.6% से बढ़कर ऑलमोस्ट 49% पर पहुंचती हुई दिखी है। दरअसल इस कंपनी के ऊपर सरकार का 36,950 करोड़ रुपए का बकाया था, जिसको कन्वर्ट करने के लिए नए शेयर्स जारी किए गए हैं और इसी के चलते सरकार इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर्स के रूप में सामने आई है। 9 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया का शेयर 7 रुपए 1 पैसे तक फिसल गया था, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 0.25% नीचे 7 रुपए 12 पैसे के स्तर पर हुई। मिड कैप आईटी कंपनी साइंट ने ग्लोबल चिप मार्केट में कदम रखा है। दरअसल इस कंपनी को लेकर खबर ऐसी थी कि 7 अप्रैल को एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के करीब 6.25 लाख शेयर खरीदे हैं। 1,099 रुपए के दाम पर ये शेयर खरीदे गए हैं। आपको बता दें कि एक बल्क डील हुई थी जिसके जरिए एनडब्ल्यूबीपी ने बल्क डील के जरिए इस कंपनी के कुछ 6,79,000 शेयर बेचे थे, जिसमें से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की ओर से बड़ी खरीद की गई है। 8 अप्रैल को जब ये खबर आई तो साइंट के शेयर में 1182 रुपए 60 पैसे तक के उछाल के बाद करीब 3.5% ऊपर 1169 रुपए पर कारोबार की समाप्ति हुई। 9 अप्रैल को खबर थी कि इस कंपनी ने एक नई
सेमीकंडक्टर सब्सिडरी कंपनी का गठन किया है। साइंट सेमीकंडक्टर्स के नाम से ये नई सब्सिडरी कंपनी बनाई गई है। ग्लोबल चिप मार्केट में कदम रखने के लिए ये सब्सिडरी कंपनी का गठन किया गया है, जिसको लेकर हमने देखा स्टॉक में उत्साह देखने को मिला। 9 अप्रैल को साइंट का शेयर 1123 रुपये तक फिसल गया था, पर कारोबार का अंत करीब ½ % नीचे रिकवरी के बाद 1147 रुपये 70 पैसे के स्तर पर देखने को मिला। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने इस हफ्ते में एक नई जेवी कंपनी बनाने का गठन किया है। इस कंपनी ने महाप्रीत ग्रीन एनर्जी के साथ जेवी कंपनी बनाई है। 74-26 की पार्टनरशिप के जरिए देश भर में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स बनाए जाएंगे, जिसके जरिए ये दोनों कंपनियां मिलकर 10 गीगावाट यानी कि 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क डेवलप करेंगी, उनको ऑपरेट करेंगी और उनको मेंटेन करने का भी कामकाज करेंगी, जिसको लेकर दोनों कंपनियों में करार हुआ है। 9 अप्रैल को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर ने 97 रुपये 75 पैसे का हाई छुआ, लेकिन कारोबार का अंत सारी बढ़त गवाकर करीब 1.5% नीचे 95 रुपये 9 पैसे के स्तर पर हुआ। इस हफ्ते होम फर्स्ट फाइनेंस का शेयर फोकस में रहा, क्योंकि इस कंपनी ने QIP इशू लॉन्च किया है और QIP इशू लॉन्च होने के बाद शेयर में काफ़ी अच्छा उत्साह भी देखने को मिला। QIP इशू का जो इंडिकेटिव प्राइस है 968 रुपये से 988 रुपये के रूप में तय किया गया था। मौजूदा भाव जो उस समय था उससे 0 से 2% डिस्काउंट पर QIP का जो इशू प्राइस है वो यहाँ पे जारी किया गया था। इसका जो बेस साइज है कंपनी ने 1000 करोड़ रुपये तय किया था और कंपनी के पास विकल्प था कि इस साइज को बढ़ाकर 1250 करोड़ भी किया जा सकता है। इसका फ्लोर प्राइस 1019 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर तय किया गया था, जिसको लेकर बाजार में काफी उत्साह था। 9 अप्रैल को होम फर्स्ट फाइनेंस के शेयर में 4.25% से ज्यादा की मजबूती के साथ 1030 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि इंट्राडे में शेयर 1066 रुपये 20 पैसे तक भी उछल गया था। इस हफ्ते सास्केन टेक्नोलॉजीज ने एक नए अधिग्रहण की घोषणा की है। बोरोस इंटरनेशनल होल्डिंग नाम की एक कंपनी है, जिसका 100% हिस्सा इस कंपनी की ओर से खरीदा गया है। ये डील $4 करोड़ या इंडियन करेंसी में देखें तो 338 करोड़ रुपए की रकम में हुई है, जिसके बाद हमने देखा शेयर में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। 9 अप्रैल को सास्केन टेक के शेयर में 4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 1285 रुपये 30 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। हालांकि शुरुआती कारोबार में ये शेयर हरे निशान में भी चला गया था। इस हफ्ते सरकारी तेल गैस कंपनी गेल ने एक नई सब्सिडरी कंपनी बनाने का घोषणा की है। IFSC में इस कंपनी ने गेल ग्लोबल IFSC नाम की एक सब्सिडरी कंपनी बनाई है। गिफ्ट सिटी गुजरात में इस कंपनी का गठन किया गया है, जिसको लेकर बाजार में हमने देखा काफ़ी अच्छा उत्साह देखने को मिला। 9 अप्रैल को गेल के शेयर में 173 रुपये 57 पैसे का हाई लगाने के बाद 2% से ज़्यादा की गिरावट लेकर 168 रुपये 90 पैसे पर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा। इस कंपनी को लेकर 11 अप्रैल को भी खबर थी और खबर इस तरह से थी कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन का इस कंपनी ने 97.6% काम पूरा कर लिया है और इनफैक्ट इस पाइपलाइन पर 96.6% हिस्से पर कामकाज को ऑपरेशनलाइज भी कर दिया गया है, जिसके जरिए इस कंपनी की ओर से 12.26 MMSCMD गैस का ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू किया जा चुका है। 11 अप्रैल को गेल के शेयर में 169 रुपये 31 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 2% ऊपर 171 रुपये 94 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। भारतीय हेक्साकॉम ने इंडस टावर्स के साथ जो अपनी डील करी थी उसको फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया है। दरअसल इस कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को लेकर एक डील करी थी इंडस टावर्स के साथ, जिसको फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। आपको बता दें कि TCIL के साथ ये कंपनी कंसल्टेशन कर रही है, जिसके बाद इस डील को नए सिरे से करने का फैसला लिया गया है। TCIL यानी कि टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी की ओर से भारतीय हेक्साकॉम से गुजारिश की गई थी कि इस डील को आप फ्रेश प्रक्रिया के रूप में फिर से शुरू करें। इसका इम्पैक्ट इस तरह से हुआ कि 11 अप्रैल को भारतीय हेक्साकॉम के शेयर में 5% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला। 6.25% के आसपास की बढ़त लेकर 1515 रुपये पर भारतीय हेक्साकॉम का शेयर बंद हुआ। वहीं इंडस टावर्स के शेयर में करीब 1.25% की बढ़त दिन के दौरान जरूर देखने को मिली थी, लेकिन कारोबार की समाप्ति करीब 0.25% के आसपास की मजबूती के साथ हुई। इस हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी के साथ साथ आरबीआई ने गोल्ड लोन से जुड़े हुए जो नियम हैं उसके ऊपर एक ड्राफ्ट पेपर जारी किया, जिसके ऊपर मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस जैसी जो कंपनीज हैं वो रिएक्ट करती हुई दिखी। आरबीआई ने एक नया जो नियम है उसको लेकर ड्राफ्ट पेपर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनियां सभी मामलों में सही क्रेडिट अप्रेजल करें, साथ ही साथ ड्यू डिलीजेंस भी करें और जो सैंक्शन अमाउंट होता है गोल्ड लोन का उसके लिए जो पुनर्भुगतान क्षमता है
उससे जोड़ना चाहिए, यानी कि जो बोरोअर्स की रीपेमेंट कैपेसिटी है उससे सैंक्शन अमाउंट को लिंक करना चाहिए। साथ ही साथ इस ड्राफ्ट पेपर में ये भी कहा गया कि लोन के इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम लगाएं लेंडर्स, यानी कि जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं, और लोन के इस्तेमाल की नियमित अंतराल पर जांच भी करी जानी चाहिए। यानी कि कुल मिला के देखा जाए नियमों में आरबीआई की ओर से सख्ती की गई, जिसके ऊपर मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में हमने रिएक्शन आता हुआ देखा भी। पॉलिसी के दिन भी ये शेयर गिरा और 11 अप्रैल को भी शेयर करीब 6% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ, यानी कि 2 दिन में करीब 14% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड मन्नापुरम फाइनेंस के शेयर में हल्की सी बढ़त के साथ 11 अप्रैल को हमने कारोबार की क्लोजिंग देखी। अगली खबर ग्रीव्स कॉटन को लेकर है, जिसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है, जिसके बाद शेयर में हमने उछाल बनता हुआ दिखा। इस कंपनी ने चारा टेक्नोलॉजीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए यह साझेदारी की गई है। रेयर अर्थ फ्री मोटर टेक्नोलॉजी के जरिए इसको बढ़ावा दिया जाएगा, जिसको लेकर हमने देखा स्टॉक में काफ़ी अच्छा उत्साह देखने को मिला। 11 अप्रैल यानी शुक्रवार को जब ये खबर आई तो ग्रीव्स कॉटन के शेयर में 8% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला और कारोबार की क्लोजिंग करीब 5% की मजबूती के साथ 183 रुपये 27 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है येस बैंक से जुड़ी हुई। येस बैंक में इस हफ्ते एक बड़ी इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया होती हुई दिखी है, जिसके तहत रिटेल, कॉर्पोरेट और कमर्शियल बैंकिंग बिजनेस टीमों में बैंक की ओर से बड़े बदलाव किए गए हैं। इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया के तहत इन टीमों में बदलाव किया गया है और इस प्रक्रिया के तहत 4 सीनियर लेवल अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, यानी कि बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है बैंक से। इन निकाले गए अधिकारियों में एसएमई, प्राइवेट बैंकिंग और फी बिजनेस के हेड भी शामिल हैं। 7 अप्रैल को ये खबर आई थी, इनफैक्ट पिछले वीकेंड पे खबर आई थी और 7 अप्रैल को इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। 7 अप्रैल को येस बैंक के शेयर ने 16 रुपये 16 पैसे का इंट्राडे लो छुआ, पर कारोबार की क्लोजिंग करीब 1.5% नीचे 16 रुपये 92 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। बीते वीकेंड पर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी को दोहरा झटका लगता हुआ दिखा। 165 करोड़ रुपए की जो टैक्स की समस्या है वो इस कंपनी के सामने आती हुई दिखी है। वित्त वर्ष 2022 के लिए, यानी कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के लिए इस कंपनी को 2 टैक्स डिमांड नोटिस मिलते हुए दिखे हैं। महाराष्ट्र सरकार से करीब 7.5 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस इस कंपनी को मिला है। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन से जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते नोटिस मिला है और दूसरा नोटिस मिला है बेंगलुरु से 158 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये नोटिस है जो कि कंपनी के हाथ लगा है। तो कुल मिला के देखा जाए 165 करोड़ रुपए से ज्यादा के 2 नोटिस मिले हैं, लेकिन कंपनी ने कहा कि टैक्स डिमांड से वित्तीय असर नहीं होगा और इन दोनों ऑर्डर्स के खिलाफ कंपनी अपील करने की भी योजना बना रही है। 7 अप्रैल को जब शेयर खुला तो स्विगी शेयर में 306 रुपये 95 पैसे का लो हिट करने के बाद 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ 326 रुपये 90 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। जी एंटरटेनमेंट का शेयर इस हफ्ते काफी ज्यादा फोकस में था। दरअसल इस कंपनी को एनक्लैट से इस हफ्ते एक बड़ी राहत मिली है। एनक्लैट ने आईडीबीआई बैंक की अर्जी को खारिज कर दिया है। बैंक ने इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी दाखिल की थी, जिसको एनसीएलटी यानी कि एनक्लैट ने खारिज कर दिया है। एनक्लैट ने इनफैक्ट 19 मई 2023 को जो एनसीएलटी का फैसला आया था उसको बरकरार रखा है और कंपनी की ओर से कोविड के दौरान ये डिफॉल्ट हुआ था, ऐसा एनक्लैट की ओर से कहा गया है, जिस वजह से इस कंपनी के ऊपर जो सेक्शन 10A आईबीसी के तहत मामला सुरक्षित समझा जाएगा और कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, ऐसा एनक्लैट की ओर से मामला निकल के सामने आया। हाँ, एनक्लैट ने बैंक को ये जरूर कहा कि आपका जो बकाया रकम जुड़ी हुई है, उससे जुड़ी हुई जो फ्रेश अर्जी है आप जरूर एनक्लैट में दाखिल कर सकते हैं। तो इससे जी एंटरटेनमेंट के शेयर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। 109 रुपये 90 पैसे का हाई छुआ शेयर ने और 11% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 108 रुपये के स्तर पर क्लोजिंग हुई। वहीं आईडीबीआई बैंक का शेयर भी करीब 5.25% की बढ़त के साथ 77 रुपये 40 पैसे पर डे हाई के करीब जाकर बंद होता हुआ दिखा। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर इस हफ्ते 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। इस कंपनी ने इस हफ्ते में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को अपना जवाब सौंपा है, लेकिन MORTH इससे संतुष्ट नहीं होता हुआ दिखा है। इस कंपनी ने फरवरी 2025 के बिक्री आंकड़ों में जो अनियमितता है उसके ऊपर सफाई जारी की है। कंपनी ने कहा कि बिक्री जो हुई है वो पेड और कंफर्म ऑर्डर्स के आधार पर हुई है और कोई भी प्रीलिमिनरी बुकिंग्स के आधार पर नहीं की गई है। कंपनी ने यह भी कहा कि व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी के बाद ही रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है और इस बिक्री के आंकड़ों में S1 थर्ड जेन स्कूटर की बिक्री
26 मार्च से शुरू हुई है, जबकि रोडस्टर बाइक का कमर्शियल लॉन्च अभी तक नहीं किया गया है। बिक्री आंकड़ों में अनियमितता पर रोड मिनिस्ट्री की ओर से आपको बता दें कि 3 लेटर कंपनी को भेजे गए हैं, जिसके ऊपर कंपनी ने जवाब फाइल किया था। 8 अप्रैल को जब ये जवाब आया तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने 52 रुपये 87 पैसे का हाई छुआ, पर क्लोजिंग मामूली बढ़त के साथ 50 रुपये 79 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। 11 अप्रैल को भी ये खबर आ रही थी इस कंपनी को लेकर कि बिक्री आंकड़ों में जो अनियमितता पर कंपनी ने जवाब भेजा है MORTH को, उसको लेकर MORTH ने ये जरूर कहा है कि हमें जवाब मिला है, लेकिन ये जवाब संतोषजनक नहीं है और उनका कोई मतलब भी नहीं है जो जवाब भेजे गए हैं। इसके ऊपर स्टॉक में हमने एक्शन बनता हुआ देखा। 11 अप्रैल को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने 51 रुपये 70 पैसे का हाई छुआ, पर क्लोजिंग करीब आधे % की बढ़त के साथ 50 रुपये 10 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। इस हफ्ते सरकारी कंपनी IGL का शेयर भी फोकस में रहा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस कंपनी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2.0 का एक ड्राफ्ट लॉन्च किया है, जिसमें कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेजिस में NDMC और दिल्ली जल बोर्ड की जितनी भी गाड़ियां हैं उनको इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। इनफैक्ट 31 दिसंबर 2027 तक जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी फ्लीट है, उसको इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। 100% इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य तय किया गया है और 15 अगस्त के बाद नए CNG ऑटोज का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल, CNG वाली जितने भी 2 व्हीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी दिल्ली में नहीं होता हुआ नजर आएगा। 8 अप्रैल को इस खबर के चलते IGL के शेयर में 178 रुपये 36 पैसे का लो लगाने के बाद 3.5% नीचे 181 रुपये 25 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। इस हफ्ते निजी क्षेत्र के बैंक फेडरल बैंक को भी एक झटका लगता हुआ दिखा है। फेडरल बैंक की ED ने इस हफ्ते इस्तीफा दे दिया है। शालिनी वॉरियर जो कि इस बैंक की ED हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 15 से 31 मई के बीच उनका बैंक के साथ आखिरी दिन हो सकता है, उनको रिलीव किया जा सकता है। उन्होंने खुद को लेकर यानी कि एंटरप्रेन्योरियल मौके तलाशने के लिए इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि जो लिखा गया है इस्तीफे में, उसके अलावा कुछ और रीज़न नहीं समझा जाना चाहिए, जिस वजह से उनकी ओर से बैंक में ये इस्तीफा दिया गया है। 7 अप्रैल को फेडरल बैंक के शेयर में 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 190 रुपये 56 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की ओर। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट स्टार्टअप अपडेट में और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि है एथर एनर्जी को लेकर, जो कि IPO लाने की तैयारी कर रही है। एथर एनर्जी ने अपना जो IPO साइज है वो घटाने की यहाँ पे घोषणा की है। ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबरें निकल के सामने आई हैं। इस कंपनी ने अपना जो IPO साइज है उसे घटाकर 2,900 से 3,200 करोड़ रुपए के बीच में कर दिया है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रही थी। पहले अगर आप देखें, इस कंपनी की योजना थी कि 3,500 से 3,700 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जाएगी। इस तरह इस कंपनी ने अपना जो टोटल वैल्यूएशन है उसको भी घटाकर 12,800 करोड़ रुपए कर लिया है। पहले माना जा रहा था कि लक्ष्य ये था कि वैल्यूएशन जो है वो 14,000 करोड़ रुपए के आसपास के हो सकते हैं। 2 रीजंस बताए गए हैं जिस वजह से ये फैसला कंपनी ने लिया है। पहला, बाजार में उतार चढ़ाव यानी कि वॉलिटिलिटी, और दूसरा, निवेशकों का जो उत्साह है उसमें भी कमी देखने को मिली है, जिस वजह से IPO साइज और उसके साथ साथ वैल्यूएशन दोनों को एथर एनर्जी ने नीचे की ओर रिवाइज कर दिया है। अगली खबर भारत पे को लेकर है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज और UPI पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है। इस कंपनी की एक ग्रुप कंपनी है जिसको RBI से इस हफ्ते एक अच्छी खबर आई है। इस कंपनी की एक ग्रुप कंपनी है रिजिलिएंट पेमेंट्स, जिसको RBI से एक लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में ऑपरेट करने के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। आपको बता दें, भारत पे X के तहत पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की इस कंपनी की योजना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, चलते चलते एक अहम बात, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, अपने रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। और बिजनेस की और ब्रोकिंग की और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई ताज़ा तारीन खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।